चलिए शुरुआत करते हैं स्टोक्स की प्रमेय का। स्टोक्स थ्योरम। अब बात आती है कि हम एक काल्पनिक प्रश्न लेते हैं यहां पर, जिसकी क्रिया हमने घूर्णन क्रिया कराई। जिसको हमने सी से डिनोट कर दिया है और इस पर सदिश का मान जो है मैंने ले लिया है वेक्टर ए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनको बांट देते हैं कोई खंड में। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या है यहाँ पर घूर्णन क्रिया कराई है, तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, कुछ इस तरह की डायरेक्शन होंगी सारी साइड्स में। प्रत्येक खाने में वही डायरेक्शन है, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस तरीके से क्रियाएं कि ये चारों तरफ से राउंडेबल है। तो अपने आपको याद दिला देते हैं कि गॉस के में हमने क्या किया था, गॉस की प्रमेय जब हमने सिद्ध की थी तो उसके अंतर्गत हमने एक बॉक्स लिया था जिसके क्षेत्रफल थे। यहाँ पर भी सिंगल हमारे एक बॉक्स बन रहे हैं, उसी बॉक्स के अंतर्गत काम कराएंगे जो कि एक काल्पनिक है। हम इसको मानते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत है किसी सदिश आपके पास है, वेक्टर ए है ऑलरेडी। किसी सदिश क्षेत्र में बन किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ के अनुदिश पथ के अनुदिश, पथ के अनुदिश जो चीज है वह क्या होगी, सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र के स्पर्शी, ठीक है, रेखीय घटक, स्पर्शीय रेखीय घटक का बंध
देखिए पृष्ठ का बंद प्रश्न सॉरी पथ हो गया यहाँ पे, क्योंकि क्लोजनल है, बॉक्स के अंदर है तो क्लोजनल है, तो इसीलिए पथ हो जाएगा के अनुदिश, पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन का मान, रेखीय समाकलन का मान बंद बंद पथ से बंद पथ से परिबद्ध, परिबद्ध मीन्स जुड़ा हुआ, बंद पथ से परिबद्ध पृष्ठ पर सदिश के पृष्ठ पर सदिश के कर्ल के अभिलंबवत रेखीय समाकलन के तुल्य होता है। किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ के अनुदेश, सही ना, अनुदेश का मतलब दिशा भी, तो सदिश क्षेत्र के स्पर्शी रेखी घटक का बंद पथ स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को और ये बंद पथ है, तो ये अंतरिक्ष रेखी समाकलन, अंतरिक्ष बाहर की तरफ से हो रहा है, तो अंतरिक्ष रेखी समाकलन का मान बंद पथ से परिबद्ध पृष्ठ पर सदिश के कर्ल के अभिलंबवत रेखी समाकलन के तुल्य होता है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, यहां पे ले लेंगे हम इसका फॉर्मूला बना ले फाई, सही है, किसके लिए, सरफेस के लिए दे रखा है, सरफेस हमारा क्या है सी, तो फाई सी, सही है, वेक्टर a इनटू dl वेक्टर इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन s, सही है, हाँ, तो वेक्टर d डॉट वेक्टर a b कहां से लिया, वेक्टर a इक्वल्स टू क्या है, हमारा n टाइम के लिए है तो n वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब ये क्या है कि हमारा n टाइम दे रखा है कि कितने इतने सारे बॉक्सेस हैं हमारे, कोई भी हो सकता है, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, जितना भी हम चाहें, अर्थात हम n बराबर 1 रख देते हैं तो हमारे ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन c वेक्टर a डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन del वेक्टर डॉट a वेक्टर इनटू ds। बस हमें यही करना है। अब यहां पर कंडीशन आपको याद होगी कि हमने इससे पहले जो कर्ल पढ़ा था, कर्ल में हमारे लिए यही कंडीशन थी कुछ इस तरीके की, तो उसमें भी क्या था, यहां सी नहीं थी, ये सेंटर ऑफ द पोजीशन के लिए दे रखा है, सेंटर ऑफ पोजीशन हमारा कोई नहीं था, यहां पर क्या है रोटेशनल जो भी है, रोटेट होते हुए एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो असल में यही है हमारा सेंटर ऑफ, तो वेक्टर a डॉट dl इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन दे रखा है del वेक्टर a इनटू del वेक्टर a हमेशा क्या होगा, ds के मल्टीप्लिकेशंस में होगा। अब इसका समाकलन करने के लिए अब हम क्या करें कि अब ये तो हमारी परिभाषा हो गई, अब हमारे घटक भी आपको पता हो गए, अब मैं इसको सोच रहा हूं कि इसके कर्ल के हिसाब से निकाला जाए, तो मान के चलिए कि इसके सदिश क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार किसी बंद सदिश क्षेत्र, कौन सा, वेक्टर a, बंद सदिश क्षेत्र हमारा सही है, का कर्ल, सही है, उस बिंदु के चारों ओर, उस बिंदु के चारों ओर, सही है, और इकाई क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले, इकाई क्षेत्रफल यानी कि 1 2 3 4 कोई भी एक चीज यानी कि एक बॉक्स, ठीक है ना, क्षेत्रफल इकाई मतलब क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ का सदिश क्या होगा, वेक्टर a, किसी को भी ले लो उसका वेक्टर हमेशा a होगा, सदिश क्या होगा, वेक्टर a अधिकतम रेखी समाकलन के तुल्य होता है, किसके होता है, अधिकतम रेखी समाकलन के तुल्य होता है। तो अतः अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर कर्ल वेक्टर a, अब रेखी समाकलन है तो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे हम, वही चीज
लिमिट ds टेंड्स टू 0, सही है। अब उसके क्या होगा, हमारा अधिकतम है, अधिकतम पर संचरण होगा। तो अधिकतम पर संचरण के लिए हमने क्या किया था, उस पीछे चले जाइए, कल में मैंने पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया था कि वहां वेक्टर a डॉट डेल, यहाँ पे dl नहीं है, यहाँ dl है, तो dl वेक्टर अपॉन ds, जो कि इनकी वैल्यूएशन क्या थी, मैक्सिमम। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कर वेक्टर a इक्वल्स टू लिमिट ds टेंड्स टू 0, अधिकतम परिसंचरण, अधिकतम परिसंचरण संचरण बटे ds, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या है कि एकांक क्षेत्रफल है, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि अब हमारे यहां से कोई मतलब नहीं है, हमें आगे देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें आगे क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, अधिकतम परिसंचरण भी हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आते हैं एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल को परिबद्ध से करने वाले पथ, एकांक क्षेत्रफल को से एकांक क्षेत्रफल को क्या है, जुड़े हुए हैं, और इनके क्या है, पथ हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और संपूर्ण में रोटेट हो रहे हैं। तो ये क्या है, जुड़े हुए हैं, परिबद्ध करने वाले पथ पर अधिकतम रेखीय समाकलन, यानी कि क्या हो जाएगा, वेक्टर, यानी कि हमने लास्ट में जो आपको बताया था क्या, डेल इनटू वेक्टर ए, ये क्या है, अधिकतम रेखीय समाकलन, ठीक है, और इनटू क्या है हमारा लास्ट एन टाइम है, क्योंकि बॉक्सेस हमारे एन टाइम है, सही है। तो इसी प्रकार ds के लिए क्या निकालेंगे, ds से परिबद्ध करने वाले पथ पर वेक्टर a निकालना है, हमें क्या निकालना है, ds, सही है, ds पथ पर निकालना है। तो अब ds पथ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जिस तरीके से यहाँ एन टाइम लगा हुआ था, तो यहाँ क्या लग जाएगा, हमारे ds लग जाएगा, वेक्टर a डॉट ds, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओ, डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको क्या करें हम, ये हमने मान लिया, हमारा निकल भी आया, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, तब संपूर्ण क्षेत्रफल s, यानी कि संपूर्ण के लिए, संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा हमारा, हमने माना कि संपूर्ण का क्या है हमारा s मान लिया हमने, तो संपूर्ण s के लिए क्या हो जाएगा, परिबद्ध करने वाले पथ का क्या होगा, वेक्टर a का रेखीय समाकलन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर a का रेखीय समाकलन बराबर, अब इसका रेखीय समाकलन हमने किया तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि इकट्ठा होगा और किसके साथ होगा, ds के साथ होगा। तो जाहिर सी बात है s सरफेस दे रखा है, तो सरफेस इंटीग्रेशन s के लिए हो जाएगा इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन s वेक्टर डेल एंड a, सॉरी वेक्टर a, सही है। इसके साथ क्या जुड़ेगा हमारा, यही, क्योंकि ds से संपूर्ण के लिए भी वही आएगी, क्योंकि गॉस ने सीधे सीधे बोला था कि जो चीज मान एक के लिए निकलेगा, बाकी के 6 फलकों के लिए भी अलग अलग मान, 1 2 3 4 5 6 के लिए अलग अलग मान भी निकाला जाएगा, तो वो क्या है, पहले के बराबर ही होगा, सही है। ये क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, मतलब 6 टाइप लिख लो और उनको जोड़ो तो हमेशा एक ही आएगा, तो यानी कि मान सबके एक ही आएंगे, मगर उनको 6 तरीके से हम लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से हमने लिख दिया है। अब इसमें क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल s के परिबद्ध करने वाले, सही है, पथ पर, अब क्या है, a वेक्टर a का रेखीय समाकलन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, परिबद्ध, यानी जुड़े हुए क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले वेक्टर a का मान निकाल लिया था। अब संपूर्ण क्षेत्रफल हम किसके लिए, s को, सही है, s को परिबद्ध करने वाले पथ, परिबद्ध करने वाले पथ, सही है, पथ पर वेक्टर a का रेखीय समाकलन
क्या हो जाएगा भाई, सेम वही, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ए एंड डी एस, क्योंकि संपूर्ण के लिए भी वही है, सिंगल के लिए वही है। अब एस को परिवर्तित करने वाले बंद पर सदिश क्षेत्र का अब क्या है, परंतु यानी कि बट, लेकिन कंडीशन यहाँ जोड़ दी। तो उन्होंने क्या जोड़ दिया है कि यहाँ पर एक चीज ये जोड़ी है कि अब एस तो दे रखा है, एस से परिवर्तित करने वाले, सही है, बंद पर, मतलब जो चीज बंद है, क्लोजनल, जो क्लोजनल होगा उसके लिए हमें क्या निकालना है, उसका रेखीय समाकलन निकालना है। तो क्या होगा, हमारा डीएल दे रखा था यहाँ पर लंबाई और वेक्टर ए दे रखी थी, तो कर्ल में चले जाइए तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही है, बंद के लिए वेक्टर ए का रेखीय समाकलन बराबर, सही है, सरफेस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, सही है, एस, या मींस एस मानोगे तो संपूर्ण के लिए, मगर इन्होंने बंद के लिए कहा है, तो बंद के लिए हमारा क्या है, केवल सी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सी, जो कि कर्ल के लिए ही डिनोट करेगा, तो सी लगा देंगे। तो हमारा क्या है, सदिश का परिमाण ए, वेक्टर ए हो गया, और डीएल लंबाई होगी, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको। अब इसके बाद क्या है कि हमने सभी समीकरणों को इकट्ठा करने, दोनों को बराबर कर दें। कौन कौन सा, हमारे एक तो समीकरण ये है सरफेस इंटीग्रेशन का, और एक हमारे ये है, तो दोनों की क्या करें, हम तुलना करते हैं। तो दोनों समीकरण को, इसको मान लीजिए, सॉरी इसको 3 कर दीजिए, इसको क्या करते हैं 2, तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, अब मैं इरेज कर रहा हूं क्या आपका फिगर, आप फिगर समझ गए होंगे, तो फिगर इरेज कर देते हैं, तो क्योंकि जगह भी थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रही है और कंडीशंस काफी आगे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर कर देंगे, तो चाहे तो वो पहले लिख लीजिए, चाहे ये पहले लिख लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। तो ये हो जाएगा हमारे सरफेस एस, सॉरी कैपिटल एस है, और डेल इनटू वेक्टर ए इनटू डीएस, सही है, इक्वल्स टू फैक्टोरियल सी वेक्टर ए इनटू डीएल वेक्टर, सही है। यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा स्टोक्स कर्ल कहलाता है, सही है, यही स्टोक्स कर्ल प्रमेय है। अब इसमें भाई कंडीशन जुड़ जाती है। कंडीशन क्या है कि अदिश क्षेत्र पर जो सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन को क्या है, पृष्ठीय समाकलन के रूप में हम लिख सकते हैं, या में परिवर्तित किया जा सकता है। इनको देख लो आप खुद, सही है। आपने क्या निकाला था, रेखीय समाकलन में परिवर्तित कर दिया, इसमें रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में कर दिया, पृष्ठ निकाल दिया उसका। नंबर 2, ध्यान रखिए सबसे चीज ये है कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय को बंद पृष्ठ, यानी कि आपको पहले मैंने बताया था क्या, बॉक्स वाला चीज याद रखिएगा, वही फलन, यही चीज आ रही थी, यही चीज बनाई जाएगी। ये क्या है, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, सही है। तो गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय को बंद पृष्ठ के लिए, स्टोक्स प्रमेय को खुले पृष्ठ के लिए व्यक्त करते हैं, यानी कि वो बंद है, इसको खुले के लिए पृष्ठ को, इसको क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। अर्थात यही हमारी क्या है, स्टोक्स कर्ल की प्रमेय है। हमारी फर्स्ट यूनिट क्लोज हो गई, यानी कि खत्म हो गई। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए प्रबंध हूं। ओके, थैंक यू।